एक छोटे से गांव सतरंगीपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विवेक। विवेक का सबसे बड़ा शौक था सवाल पूछना, मगर ये सवाल साधारण नहीं होते थे। वो इतने अजीब और विचित्र होते थे कि गांव वाले उसकी बातें सुनकर हंसी में उड़ा देते थे। एक सुबह विवेक गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। गांव के बुजुर्गों का वहां जमावड़ा था। अचानक से विवेक ने पूछा, तो बताओ भाइयों, अगर सूरज रात में निकलता और चांद दिन में तो क्या होता? सभी हंस पड़े। गांव के बूढ़े रामलाल ने कहा, पगले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कैसा सवाल है? पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछता रहता है। तू तो पागल हो गया है। विवेक ने गंभीरता से कहा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए, सूरज रात में होता तो हमें रोशनी मिलती और दिन में चांद की ठंडक। कैसा लगता? सभी ने उसकी बातों को टाल दिया, मगर विवेक के मन में ये सवाल बार बार गूंजता रहा। कुछ दिनों बाद विवेक अपने दोस्त रमन के साथ नदी के किनारे बैठा था। उसने पूछा, अगर नदी का पानी मीठा नहीं बल्कि खट्टा होता तो क्या होता? रमन हंसने लगा और कहा, तू तो पागल है। खट्टा पानी कौन पी सकता है? लेकिन सोचो, अगर ऐसा होता तो खट्टे पानी से नींबू पानी बनाने में कितना मजा आता। विवेक के सवालों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। वो रोज नए नए सवाल लेकर आता। अगर पेड़ों के पत्ते रंग बदलते रहते तो कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता? अगर जानवर इंसानों की भाषा बोल सकते तो क्या वो शिकायतें करते? धीरे धीरे विवेक के सवाल पूरे गांव में मशहूर हो गए। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ सोच में पड़ जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन गांव में एक जादूगर आया। वो लोगों के सवालों का जवाब देने का दावा करता था। विवेक उसके पास पहुंचा और कहा, मुझे आपके जादू पर विश्वास नहीं, लेकिन अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे सके तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे जादूगर हैं। जादूगर मुस्कुराया और बोला, अरे बालक, पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? विवेक ने गहरी सांस ली और अपना पहला सवाल पूछा। मेरा पहला सवाल है, अगर हमारे सपने सच हो जाएं और हकीकत झूठी बन जाए तो क्या होगा? जादूगर ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा अनोखा सवाल है लड़के। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है, अगर ऐसा हो तो दुनिया में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। लोग अपनी हकीकत को भूलकर सपनों में जीने लगेंगे। लेकिन याद रखो, सपनों को सच करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। अगर मेहनत नहीं होगी तो सपने भी बिखर जाएंगे। विवेक ने सिर हिलाया। उसने जादूगर को दूसरा सवाल दिया। मेरा दूसरा सवाल है, अगर इंसान वक्त को पकड़ सकता तो क्या वो उसे तेज या धीमा कर सकता है? जादूगर ने अपनी छड़ी को हिलाया और एक धुंधली छवि हवा में उभरी। छवि में एक घड़ी थी जो तेज और धीमी होती जा रही थी। जादूगर ने कहा, वक्त को पकड़ना तो मुश्किल है, लेकिन उसे समझना जरूरी है। अगर इंसान वक्त को अपनी मर्जी से चला सकता तो दुनिया में संतुलन खत्म हो जाता। किसी के लिए वक्त तेज चलता तो किसी के लिए रुक जाता। ये सवाल तुम्हारे भीतर छुपी गहरी सोच को दिखाता है। गांव वाले ये सुनकर हैरान हो गए। अब सब विवेक की तरफ ध्यान देने लगे। विवेक ने अगला सवाल किया। मेरा तीसरा सवाल, अगर पेड़ फल देने के बजाय कहानियां सुनाते तो दुनिया कैसी होती? जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कल्पना अद्भुत है। अगर पेड़ कहानियां सुनाते तो हर जगह ज्ञान और मनोरंजन का खजाना होता। लोग पेड़ों के पास बैठकर अपने दुख भूल जाते, लेकिन फिर भी हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती, क्योंकि वो हमारी खुशियों का स्रोत बन जाते। गांव वाले अब सोच में पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि विवेक के सवालों में गहराई है। जादूगर ने विवेक से कहा, तुम्हारे सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये इस दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया है। मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहता हूँ। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और विवेक के सामने एक चमचमाती किताब प्रकट हुई। किताब का नाम था असीम कल्पनाओं की दुनिया। जादूगर ने कहा, हाँ,
यह किताब तुम्हारे हर सवाल का जवाब खोजने में मदद करेगी, लेकिन याद रखना, जवाब केवल उन्हीं को मिलते हैं जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। विवेक ने वह किताब थाम ली। वह अब हर दिन एक नया सवाल करता और उस किताब में उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करता। उसकी अजीबोगरीब सवालों की यात्रा ने उसे एक अलग ही इंसान बना दिया। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आते और उससे अपनी परेशानियों पर सवाल पूछते। विवेक के सवाल और जवाब अब गांव वालों के लिए ज्ञान का स्रोत बन गए। विवेक की ख्याति धीरे धीरे आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग उसे जादुई सवालों वाला लड़का कहने लगे, लेकिन विवेक जानता था कि यह जादू सिर्फ सवालों की ताकत है। एक दिन वह किताब को लेकर एक बड़े शहर की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया में असीम सवाल छिपे हैं और हर सवाल एक नई कहानी लेकर आता है। विवेक अपनी किताब लेकर बड़े शहर पहुंचा। यह शहर गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई सड़कें और हर तरफ लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए। विवेक के मन में अजीब सवाल आया, क्या यह शहर भी कभी सोता है? उसने लोगों से पूछा, लेकिन सब जल्दी में थे। किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। थककर वह एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम अजहर था उसके पास आया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैं सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अजहर मुस्कुराया और कहा, इस शहर में हर किसी के पास सवाल तो हैं, लेकिन जवाब ढूंढने का वक्त नहीं। चलो, मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलता हूँ। अजहर विवेक को एक पुरानी लाइब्रेरी में लेकर गया। यह लाइब्रेरी बाकी जगहों से अलग थी। दीवारों पर किताबें नहीं बल्कि तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के नीचे एक सवाल लिखा था। अजहर ने कहा, यहाँ हर सवाल का जवाब छिपा है, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढने के लिए अपनी समझ और कल्पना का इस्तेमाल करना होगा। विवेक ने एक तस्वीर देखी जिसमें एक सूखा पेड़ था। सवाल लिखा था, अगर यह पेड़ फिर से हरा हो सकता है तो कैसे? विवेक ने सोचा और कहा, अगर इसे प्यार, देखभाल और पानी मिले तो यह फिर से हरा हो सकता है। जैसे ही उसने यह कहा, तस्वीर चमक उठी और पेड़ हरा भरा हो गया। अजहर ने कहा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारे सवाल और उनके जवाब इस दुनिया को बदल सकते हैं। लाइब्रेरी में ऐसे हजारों सवाल थे। कुछ सवालों ने विवेक को हैरान कर दिया। अगर समय रुक जाए तो क्या चीजें बदल सकती हैं? क्या इंसान बिना सपनों के जी सकता है? अगर आसमान का रंग नीला न होकर लाल होता तो सूरज कैसा दिखता? विवेक ने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। कुछ जवाब तुरंत मिल गए, लेकिन कुछ पर सोचने में उसे घंटों लग गए। लाइब्रेरी में आखिरी सवाल सबसे मुश्किल था। यह सवाल एक खाली कागज पर लिखा था। सवाल था, तुम कौन हो? विवेक ठिठक गया। उसने अपनी पूरी यात्रा याद की, गांव, जादूगर, किताब और अब यह लाइब्रेरी। उसने सोचा, मैं कौन हूँ? मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ जो हर चीज में गहराई खोजता है। शायद मेरा अस्तित्व ही सवालों के कारण है। जैसे ही उसने यह सोचा, कागज पर सुनहरे अक्षरों में लिखा उभारा, तुम वह हो जो जवाबों की खोज में दुनिया को नया नजरिया देता है। लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और अजहर ने कहा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारे सवाल और उनके जवाब इस दुनिया को बदल सकते हैं। विवेक ने किताब बंद की, लेकिन अब उसके मन में हजारों नए सवाल उठ रहे थे। उसने तय किया कि वह वापस गांव लौटेगा और वहां के लोगों को सवालों की अहमियत बताएगा। गांव लौटकर उसने बच्चों और बड़ों को सवाल पूछने की आदत सिखाई। धीरे धीरे उसका गांव सतरंगीपुर ज्ञान और कल्पना का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे।
एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में रमेश, उसकी पत्नी गीता और उनके 2 छोटे बच्चे मोहन और राधा थे। रमेश एक मजदूर था जो दिन रात दूसरों के खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का पेट भरना भी मुश्किल था। ठंड के दिन थे और मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। गांव के हर घर में तैयारियां चल रही थीं। महिलाएं तिल गुड़ के लड्डू बना रही थीं, बच्चे पतंगे खरीदने की जिद कर रहे थे और घरों में खुशहाली का माहौल था। लेकिन रमेश का घर सूना और उदास था। मोहन और राधा मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित थे। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं सबसे ऊंची पतंग उड़ाऊंगा। इस बार का त्योहार तो माँ हम मजे से बनाएंगे। और हम तिल के लड्डू खाएंगे माँ। और माँ आप दाल के पकौड़ियाँ भी बनाना। गीता ने बच्चों की बात सुनकर उनकी आंखों में चमक देखी, लेकिन वह जानती थी कि घर में तो आटा भी मुश्किल से था, तिल और गुड़ कहाँ से आएगा। उसने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान सब अच्छा करेंगे। तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। रमेश यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छिपा लिया। वह जानता था कि वह अपने बच्चों को खुश नहीं कर पा रहा है। उसने तय किया कि वह किसी भी तरह इस मकर संक्रांति पर अपने बच्चों की खुशी लौटाएगा। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना होगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, पर अपने बच्चों की मकर संक्रांति को अच्छे से बनाऊंगा। मैं कल सुबह होते ही गांव में काम की तलाश में निकल जाऊंगा और कुछ पैसों का इंतजाम करके अपने बच्चों के लिए पतंग और खाने की व्यवस्था करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं कल सुबह काम के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन रमेश ठंड में सुबह सुबह घर से निकला। वह काम की तलाश में पूरे गांव में भटका। हर दरवाजे पर जाकर उसने मजदूरी मांगी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। आखिरकार दोपहर तक उसने थक हार कर सोचने लगा। मैंने गांव में हर किसी से काम मांगा, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। अगर मुझे कोई काम नहीं मिला तो मेरे बच्चे मकर संक्रांति का त्योहार कैसे बनाएंगे? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा। मैं कैसा पिता हूं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो बस मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं जंगल से जंगल जाकर के कुछ लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचूं, जिससे राशन भर के लिए पैसे आ जाएं। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूं। जंगल जाकर के कुछ लकड़ियां काटता हूं, उन्हें बाजार में बेच दूंगा। रमेश जंगल पहुंचा, जहां ठंडी हवा चल रही थी। उसने बिना कुछ खाए लकड़ियां काटनी शुरू की। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो गई थीं, लेकिन वह बच्चों की मुस्कान के बारे में सोचकर काम करता रहा। आखिरकार उसने एक लकड़ी का गट्ठर काट ही लिया और उन लकड़ियों को लेकर जब वह गांव लौट रहा था, तो रास्ते में उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। लकड़ियाँ उसके ऊपर गिर गईं और उसकी हालत खराब हो गई। रमेश किसी तरह लकड़ियाँ उठाकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी गीता ने उसकी हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने कहा, मैं लकड़ियां बेचने गया था, लेकिन कीमत बहुत कम मिली। यह देखो, बस कुछ ही पैसे हैं। इतने पैसों से तो घर का राशन भी नहीं आएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इनसे तो रोटी भी मुश्किल से बनेगी। बच्चों से क्या कहेंगे? शाम को बच्चे दौड़ते हुए घर आए और बोले, पिताजी आप आ गए, मेरी पतंग लाए। माँ, तिल के लड्डू कहाँ हैं? रमेश और गीता के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चों ने जब देखा कि उनके माता पिता उदास हैं, तो वे समझ गए कि इस बार त्योहार उनके लिए नहीं आया है।
मोहन ने कहा, पिताजी, हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप परेशान मत होइए। हाँ माँ, हम तिल के लड्डू के बिना भी खुश रह सकते हैं। रमेश और गीता को यह सुनकर और भी ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया और वादा किया कि अगली बार मकर संक्रांति पर वे उन्हें सब कुछ देंगे। इस बार रमेश का परिवार त्योहार नहीं मना सका, लेकिन उस रात जब सभी सो रहे थे, रमेश अपने आंगन में बैठकर रो रहा था। तभी गांव के सरपंच वहां आए। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, मुझे तुम्हारी स्थिति का पता चला है। ये लो, ये अनाज और पैसे। अपने परिवार के साथ त्योहार मनाओ। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो मुझे वापस कर देना। रमेश ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, सरपंच जी, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी मुसीबत घड़ी में साथ दिया है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका परिवार भी मेरी तरह गरीबी से गूंज रहा है तो मुझ गरीब पिता के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बने रहिए हमारे चैनल पर। उस रात रमेश ने अपने बच्चों के लिए तिल गुड़ के लड्डू और पतंग खरीदी। अगली सुबह मोहन और राधा की खुशी देखकर रमेश और गीता को लगा जैसे उनकी मेहनत रंग लाई हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी परिवार का प्यार और सहारा सबसे बड़ी ताकत होता है। गरीबी से लड़ने के लिए मेहनत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में दुख भले आए, लेकिन एक दिन खुशियां जरूर लौटती हैं। सुमन की नई नई शादी हुई थी और उसे अपना ससुराल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दरअसल उसके सास और ससुर भी उसके साथ ही रहते थे, मगर सुमन बड़ी ही लालची औरत थी। वह चाहती थी कि वह अकेले अपने ससुराल में रहे। एक दिन वह अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है और मैं चाहती हूँ कि हम इस घर में अकेले रहे। मेरा मतलब है, हमें अकेले रहना चाहिए। आप मम्मी पापा को कहीं बाहर क्यों नहीं भेज देते हो? ये कैसी बातें कर रही हो सुमन? वो मेरे माता पिता हैं, भला उन्हें मैं कहाँ भेज दूं? और वैसे भी उनके बाद ये सब कुछ हमारा ही तो है। ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो शादी से पहले यही सपने सजाए थे कि मैं और मेरा पति अकेले रहेंगे और अपनी एक खूबसूरत दुनिया बसाएंगे। हाँ तो अभी कौन सी हमारी दुनिया बदसूरत है सुमन? सब कुछ तो है हमारे पास। किसकी कमी है तुम्हें अब? अपने घर की कमी है। मुझे अपना घर चाहिए जिसमें सिर्फ मैं और आप रहे और कोई भी नहीं। सुनील सुमन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुमन उसकी एक नहीं सुनती। आखिर में हार मानकर सुनील सो जाता है और सुमन बैठे बैठे गुस्सा आती रहती है। जरा देखो तो इन्हें, कैसे खर्राटे मारकर सो रहे हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना एक अलग घर तो बसाकर ही रहूंगी। सुमन का इरादा बहुत मजबूत था और अब बस वह अपने सपने को सच करने के लिए मौका ढूंढ रही थी। कुछ दिनों बाद उसे वह मौका मिल ही गया। वह एक दिन घर के बाहर टहल रही थी। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करके एक जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। तभी उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है और वो थक कर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अरे मैं थक गई। पता नहीं किसके रोने की आवाज थी, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भी दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा है। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद घर जाऊंगी। दरअसल सुमन जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, उस पेड़ पर एक भूतों का परिवार रहता था। भूत सुमन को पेड़ के नीचे बैठा देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे देखो तो इसको, कैसे हमारे पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये हमारा घर है। चलो चलकर इसे यहाँ से भगाते हैं। फिर भूत सुमन के सामने आ जाते हैं। सुमन भूतों को देखकर डर जाती है। अरे भूत, भागो, जल्दी से भागो। हाँ भागो, जल्दी भागो यहाँ से। ये हमारा घर है, तुम यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकती हो। हाँ, मुझे माफ कर दो। दरअसल मुझे यहाँ रोने की आवाज आई थी, पर मुझे कोई नहीं मिला, फिर यहाँ थक कर बैठ गई। हाँ ठीक है, तो अब अपने घर पर जाकर बैठो ना। यहाँ क्यों बैठ रही हो? क्या तुम्हारे पास अपना घर नहीं है? घर तो है मेरे पास,
पर उस घर को अपना नहीं कह सकती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। अरे रुको रुको, क्या कह रही हो? तुम्हारा घर है पर तुम्हारा नहीं है, क्या मतलब? अरे जाने दो ना, तुम भूतों को मुंह दुखियारी की कहानी में भला क्या दिलचस्पी होगी। मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, बताओ ना। वैसे भी बहुत वक्त से हमने किसी इंसान से बातचीत नहीं की है, तो क्यों ना तुम ही हमें अपनी कहानी बता दो, हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि मेरा एक प्यारा सा घर हो जहां मैं शांति से अपने पति के साथ रहूं, लेकिन मेरे पति को इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही है। वह अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं, जबकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो इसमें समस्या क्या है? अपने सास ससुर को घर से निकाल दो ना। अरे समस्या तो यही है कि मेरे पति नहीं चाहते कि वह दोनों घर से जाए, और जब वही नहीं चाहते तो भला मैं क्या कर सकती हूँ। अरे तुम अपने पति को कुछ पता ही मत लगने दो ना। मतलब यह कि तुम उन दोनों को डराकर घर से भगा दो, और फिर वह घर से भी चले जाएंगे और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। हुआ ना काम आसान। मैं ऐसा क्या करूंगी और मैं उन्हें कैसे डराऊंगी? तुम कहो तो मैं कर दूं तुम्हारा यह काम। सुमन भूतों की बात सुनकर चौंक जाती है। तुम ऐसा कर सकते हो क्या? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। हम किसी से एहसान नहीं बनवाना है। हम अगर तुम्हारी मदद करेंगे तो बदले में तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। हम भूत मुफ्त में भी किसी का काम नहीं करते। सुमन को भूतों की बात सुनकर अजीब लगता है, पर वो उन भूतों से पूछती हैं। तो बताओ, मेरी मदद करने के लिए बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हमें चाहिए पेट पूजा, क्योंकि इतना काम करके हम थक जाएंगे। ओह हो, तो बस इतनी सी बात। अरे इसमें क्या है, जब मेरा घर हो जाएगा तो वैसे भी मैं बहुत बड़ी पार्टी करूंगी और उसमें तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। तुम भी मेरी पार्टी में आ जाना और पेट भर के खाना, और तुम्हारे घर के लिए भी टिफिन पैक कर दूंगी। सुमन की बात सुनकर दोनों भूत जोर जोर से हंसते लगते हैं। अरे हमें वो वाली पार्टी नहीं चाहिए, हम भूत हैं। हमें तो खाने के लिए इंसान चाहिए, इंसान। अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हमें इंसान लाकर देना ही पड़ेगा। सुमन कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है, ठीक है, तुम्हें इंसान मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम होने के बाद। भूतों को सुमन की ये शर्त मंजूर थी। सुमन वापस अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वह खुद से कहती है, मेरा तो काम बन गया। मैं पहले इन भूतों की मदद से सास और ससुर जी को घर से भगा दूंगी, और उसके बाद सुनील को भूतों बारे में बता दूंगी। सुनील किसी न किसी तांत्रिक को बुलाएंगे और इन भूतों को भी घर से भगा देंगे। एक बार मेरा काम हो जाए फिर मुझे कोई डर नहीं। अभी के लिए मैंने इनको अपनी बातों में फंसा लिया है। जब सुमन घर पहुंचती हैं तो देखती हैं सुनील कहीं जाने की तैयारी में था। अरे आप कब आए? और ये सामान, आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ सुमन, अच्छा हुआ तुम आ गई। दरअसल मेरे दोस्त के पिता बहुत बीमार हैं, तो मुझे मेरे दोस्त के साथ उसके पिता को अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करना है, इसलिए मुझे 2 या 4 दिन लग जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं निकलता हूँ। फिर सुनील घर से बाहर निकल जाता है और सुमन सोचने लगती है, चलो अच्छा ही हुआ, ये 2-4 दिन के लिए बाहर चले गए, अब आएगा मजा। अगले ही दिन सुमन बड़ी चालाकी से भूतों को घर के अंदर ले आती है। सुनो, जो सामने वाला कमरा दिख रहा है ना, उसमें मेरे सास और ससुर रहते हैं। आज रात मेरे पति भी घर पर नहीं है, तो तुम इनको इतनी बुरी तरह से डरा दो कि अभी के यहाँ से घर छोड़कर भाग जाए। सुमन चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और आधा दरवाजा बंद करके इंतजार करने लगती है। इस तरफ दोनों भूत सुमन के सास ससुर के कमरे में आ जाते हैं। अरे उठिए, देखो हमारे घर में भूत घुस आए हैं। अरे भूत, ये भूत कहाँ से आ गए? भागो, जल्दी भागो, यहाँ से जल्दी भागो। भूतों को देखकर सुमन के सास और ससुर घर छोड़कर भाग गए। अरे यह क्या? इन्हें तो डराने में बिल्कुल भी मजा भी नहीं आया। ये तो हमें देखकर ही भाग गए। अरे चलो छोड़ो ना, हमें क्या है, हमारा काम तो हो गया। चलो चलकर अपना इनाम लेते हैं। अरे तू पागल है,
क्या तुझे क्या लगता है हमने यह काम थोड़े से खाने के लिए किया है? आप क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पागल, हम उस पीपल के पेड़ पर कब तक रहेंगे? हमारा भी तो घर होना चाहिए। जब हमने इस घर को खाली करा ही लिया है तो अब हम इस औरत को भी डराकर भगा देंगे और यह हमारा घर हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो, हमें इस औरत को भी यहाँ से डराकर भगा देंगे, फिर तो हम इसी घर में रहेंगे। दोनों भूतों ने तय कर लिया था कि अब से वो सब सुमन के घर में ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर सुमन अपने सास ससुर को घर से बाहर करके बहुत खुश हो रही थी। आखिरकार बला टली, मेरे सास ससुर घर छोड़कर भाग गए। अब मैं यहाँ सुकून से रहूंगी। तभी दोनों भूत बाहर आ जाते हैं और सुमन से कहते हैं, हमने तो तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमें हमारा इनाम दो। हाँ हाँ, इनाम क्यों नहीं, लेकिन अभी कहाँ से लाऊं? मुझे थोड़ा वक्त दो ना। अच्छा तो लगता है तू हमारे साथ चालाकी कर रही है। ये हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। बेवकूफ, और वह भी हम भूतों को बनाना चाहती है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? बेवकूफ औरत, मुझे तो लगता है यही वह इंसान है जिसे हम खाना चाहते हैं। सुमन को समझ आ गया तुझे उसका बार उल्टा पड़ गया है, लेकिन उससे पहले वह कुछ करती। सुनील वहां पर आ गया। भूतों को सामने देखकर सुनील भी बहुत डर गया। अरे आप वापस कैसे आ गए? वो सब छोड़ो सुमन, ये सब क्या है सुमन? मैंने देखा कि मम्मी पापा घर से चिल्लाते हुए बाहर भागते जा रहे हैं और कह रहे थे भूत भूत। मैंने उन्हें देखकर जल्दी से अंदर आया। मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। ईस ने अपने सास और ससुर को घर से डराकर भागने के लिए हम दोनों को बुलाया था ताकि ये घर में अकेले रह सके। क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा ख्याल भी दिमाग से निकाल दो, और तुमने तो हद ही कर दी। तुम भूतों से मदद लेने पहुंच गई। अब क्या होगा? दोनों भूत सुमन और सुमन के पति को देख लेते हैं। दोनों भूत उन पर हमला करने को आते हैं। सुमन और सुनील घर की खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और अपनी जान बचाकर घर से भाग जाते हैं। इस प्रकार वह बंगला भूत बंगला बन गया और भूतों का परिवार उसमें मजे से रहने लगता है।